धुंधपुर, एक छोटा सा गांव जो मानो हर मौसम में सर्दी ओढ़े रहता हो। पतझड़ के पेड़, गलियों में मंडराती धुंध और पुराने मकानों की जर्जर दीवारें। यहाँ समय ठहर गया था। लोग कम बोलते थे, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी में झांकने की आदत सबको थी। ठीक उसी शाम, जब बर्फ की पतली परतें जमीन पर बिछने लगी थीं और हवा में ठंड किसी चोर की तरह कपड़ों में घुस रही थी, धुंधपुर में एक अजनबी दाखिल हुआ। वो सीधा जा रहा था श्याम विश्राम गृह की ओर, गांव का एकमात्र सराय जिसे श्यामा देवी चलाती थीं। वो औरत उम्र में भले 55 पार कर चुकी थीं, लेकिन जबान में आज भी तेजी और आंखों में वही पुरानी चौकसी बरकरार थी। अजनबी की चाल में थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ और, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ था। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। ऊनी टोपी, मफलर, मोटा कोट, हाथों में दस्ताने और आंखों पर मोटे काले शीशों वाला चश्मा। सिर झुकाए बर्फ को रौंदते हुए वह सराय के दरवाजे तक पहुंचा और भारी आवाज में बोला, एक कमरा चाहिए, तुरंत। श्यामा देवी ने दरवाजा खोलते ही उसे देखा और चौंकी। हाय राम, ये कैसा लिबास है? लेकिन बात मुंह से नहीं निकली। वह केवल बोल उठी, एक ही कमरा है ऊपर, किराया पहले देना होगा। अजनबी ने एक पुराना चमड़े का बटुआ निकाला और बिना गिने 500 के नोट सामने रख दिए। श्यामा देवी ने नोटों को सूंघा तक, नकली नहीं लगे। उन्होंने तुरंत चाबी बढ़ा दी। नाम? उन्होंने पूछा, नोटों को दराज में रखते हुए। विराग सेन, उसने बिना देखे जवाब दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसी पल कुछ औरतें जो बाहर से सब्जी खरीद कर आ रही थीं, उसने उसे देख लिया। देखा, उसका चेहरा नहीं दिखा। कहीं कोई अपराधी तो नहीं? हमें सरपंच जी को बताना चाहिए। धुंधपुर में हर नई चीज पहले संदेह की नजर से देखी जाती थी। कमरे में जाकर विराग सेन ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियों के पर्दे गिराए और फिर अपना भारी ओवरकोट धीरे धीरे उतारने लगा। उसके नीचे भी एक और ऊनी परत थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर कपड़ों की कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो। उसने एक सूटकेस खोला जिसमें कांच की कुछ अजीब बोतलें, धातु के औजार और कागजों का ढेर था। उसने एक पुरानी नोटबुक निकाली और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। प्रयोग क्रमांक 41, परिणाम अभी भी असफल। शरीर का पूर्ण लोप हुआ, लेकिन नियंत्रण नहीं मिल पा रहा। मुझे और समय चाहिए और एकांत। उसने गहरी सांस ली और फिर खिड़की के बाहर झांका। धुंध और बर्फ की सफेद चादर गांव को निगल रही थी। उसे यही चाहिए था, एक जगह जहां कोई न पूछे कि वो कौन है। मगर वो नहीं जानता था कि धुंधपुर भले छोटा हो, लेकिन वहां के लोगों की आंखें बहुत तेज थीं। धुंधपुर में सुबह देर से होती थी। सूरज की किरणें जब तक पहाड़ियों से उतरतीं, गांव पहले ही चूल्हे की आग और चाय की भाप से भर जाता था। मगर आज की सुबह अलग थी। श्यामा देवी रोज की तरह गुनगुना रही थीं, लेकिन उनका ध्यान बार बार ऊपर वाले कमरे की ओर जा रहा था। रात को भी कुछ चल रहा था उस कमरे में। उन्होंने सोचते हुए नीचे की रसोई की खिड़की से झांका। कभी बर्तनों की आवाज, कभी किसी धातु की खड़खड़। कौन है ये आदमी? 7:30 बजे दरवाजा खुला। विराग सेन सीढ़ियां उतर रहा था। आज भी वैसा ही लिबास, सिर से पांव तक ढका, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। नाश्ता मिलेगा? उसने सीधे पूछा। श्यामा देवी ने घूरते हुए कहा, पराठे हैं आलू के और चाय। ठीक है, कमरे में भेज देना। कमरे में? वह चौंक पड़ी। खाना नीचे ही मिलता है बाबूजी, ऊपर नहीं भेजा जाता। विराग चुप रहा। उसकी आंखें, या कहें चश्मे के पीछे छुपी हुई आंखें, कुछ पल के लिए सीधे श्यामा देवी को घूरती रहीं। फिर वह बोला, मैं लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, बीमार हूँ, किसी से मिलना नहीं चाहता। श्यामा देवी के मन में शक गहरा गया। बीमार? कौन सी बीमारी? चेहरा क्यों नहीं दिखता? कोई छिपा रोग या कुछ और? उसी समय गांव के कुछ लड़के सराय के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। भैया, वो ऊपर वाला आदमी दिन भर कमरे में बंद रहता है। हाँ, कल रात मैंने खिड़की से देखा, कमरे में नीली रोशनी चमक रही थी। नीली रोशनी? जैसे कोई बिजली का जादू हो। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह को भी ये बातें सुनाई दी। वह सीधा श्यामा देवी के पास पहुंचा। अम्मा, कौन है ये आदमी? कहां से आया? श्यामा देवी ने धीरे से कहा। कहता है नाम विराग सेन है, बीमार है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है रघु बेटा। उसकी आंखें नहीं दिखती, आवाज में अजीबपन है और कमरे से अजीब बू आती है, जैसे कोई रसायन जला रहा हो। रघुवीर ने ठंडी सांस ली और कहा, नजर रखो उस पर। अगर ज्यादा दिन रहा तो पंचायत में बात उठानी होगी। उधर अपने कमरे में विराग
सेन कुछ और ही दुनिया में डूबा हुआ था। उसने एक कांच की बोतल में हल्का नीला तरल घोला, फिर एक पतली धातु की सुई से उसे अपने दस्तानों वाले हाथ पर टपकाया, फिर जोर से चीखा, नहीं, अभी भी दर्द होता है। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। वह नोटबुक में लिखने लगा। प्रयोग क्रमांक 42। त्वचा अब भी संवेदनशील है, लोब स्थिर है, लेकिन वापसी नहीं हो रही। असफल, फिर असफल। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दीवार पर हाथ मारा। मुझे दिखना होगा, मुझे फिर से इंसान बनना है। बाहर धुंधपुर के लोग कुछ नहीं जानते थे कि उनके गांव में एक अदृश्य साया पल पल आकार ले रहा है। धुंधपुर में दो चीजें सबसे जल्दी फैलती थीं, एक चाय की खुशबू और दूसरी अफवाहें। अब हर नुक्कड़, हर दुकान और हर दालान में एक ही बात हो रही थी, वो ऊपर वाला आदमी असली है भी या नहीं। किसी ने कहा, शायद कोई अंग्रेजी जादूगर है। दूसरे ने जोड़ा, या हो सकता है कोई भूत जो इंसान बनकर आया है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित था बबलू, गांव का 13 साल का लड़का, चंचल और बहुत तेज। माँ बाप किसान थे, लेकिन बबलू का मन खेती बाड़ी में नहीं, जासूसी में लगता था। बबलू ने ठान लिया था, मैं पता लगाऊंगा कि वो आदमी कौन है। एक दोपहर जब श्यामा देवी रसोई में थीं और सराय में ज्यादा भीड़ नहीं थी, बबलू चुपचाप ऊपर चढ़ गया। वह धीरे से उस कमरे के बाहर पहुंचा जहां विराग सेन ठहरा था। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से आवाजें आ रही थीं, कांच टूटने की, कुछ जलने की, और फिर विराग की बड़बड़ाती आवाज, मुझे दिखना है, मुझे इस नरक से बाहर निकलना है। बबलू ने झांकने की कोशिश की। दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी छनकर आ रही थी, और फिर अचानक सन्नाटा। बबलू झुककर नीचे झांकने ही वाला था कि दरवाजा झटके से खुला। उसने फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़ा था वही विराग सेन, पूरे बदन पर कपड़े, चश्मा, दस्ताने। लेकिन बबलू ने कुछ देखा। उसका एक पैर बिना जूते के था और वो पैर पारदर्शी था। बबलू की आंखें फटी रह गईं। क्या देख रहा है? विराग की आवाज गूंजी। बबलू डर के मारे कुछ कह नहीं पाया, बस थर थर कांपता रहा। फिर विराग कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, देख, जो तूने देखा उसे किसी को मत बताना। मैं कोई चोर या हत्यारा नहीं हूं, मैं एक प्रयोग का शिकार हूं। बबलू की सांस अटक गई। प्रयोग? विराग ने पहली बार चश्मा उतारा और बबलू चौंक गया। वहां कोई आंखें नहीं थीं, बस एक खालीपन था, जैसे उसका चेहरा हो लेकिन दिखाई न दे। मैं अदृश्य लड़के, और ये मेरी सबसे बड़ी सजा है। बबलू पीछे हट गया, डर और दया दोनों में। फिर अचानक सीढ़ियों से भाग गया। बबलू का चेहरा सफेद था। वह अपने दोस्तों को कुछ नहीं बता सका, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। गांव में अब धीरे धीरे खबर फैलने लगी, वो आदमी अदृश्य है। बबलू ने देखा है, कोई राक्षस है वो। गांव में भय का माहौल बनने लगा। सरपंच ने पंचायत बुलाई, लोगों ने मशालें और डंडे उठा लिए। श्यामा देवी के सराय की ओर लोगों का हुजूम बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विराग सेन अब वहां नहीं था। उसने सब सुन लिया था और वह खिड़की से निकल चुका था। रात गहरी थी। धुंधपुर की गलियों में डर दौड़ रहा था, लेकिन उस डर से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा था विराग सेन। अपनी अदृश्यता की आड़ में अंधेरे जंगल की ओर पगडंडी से उतरते हुए वह सांसें गिनता रहा। 1, 2, 3। जब तक लोग मुझे ढूंढेंगे, मैं कहीं और रहूंगा, और इस बार वापसी की राह खोजकर रहूंगा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। कभी साधु संत वहां तपस्या करते थे, अब बस जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती थीं। वहीं जाकर विराग ने डेरा जमा लिया। वहां एक छोटी सी लैब जैसी व्यवस्था उसने पहले ही बना रखी थी। कांच की शीशियां, लोहे के यंत्र, कुछ अधजले कागज और एक तस्वीर, एक युवा वैज्ञानिक की तस्वीर, मुस्कुराता हुआ, आंखों में सपना, और कोट की जेब में एक पहचान पत्र। डॉ. विवेक रंधावा, जैव रसायन विशेषज्ञ, दिल्ली विज्ञान संस्थान, विराग सेन उर्फ डॉ. विवेक रंधावा कभी भारत का सबसे होनहार वैज्ञानिक था। उसका सपना था ऐसी तकनीक बनाना जिससे इंसान अपनी पहचान बदल सके या खुद को छुपा सके पूरी तरह। लेकिन यह सपना नहीं था, यह जुनून था। वह बुदबुदाया। उसे सरकार ने फंडिंग दी, प्रयोगशाला दी, टीम दी,
लेकिन एक दिन उसका सहायक रणधीर नाथ, जिसने उस पर विश्वास जताया था, ने ही धोखा दे दिया। रणधीर ने उसकी अदृश्यता की तकनीक चुरा ली और विवेक पर आरोप लगाया। यह आदमी पागल हो चुका है, उसने खुद पर प्रयोग करके खुद को खतरे में डाल दिया है। प्रोजेक्ट बंद, फंडिंग रद्द, और विवेक एक अनुभवहीन प्रयोग के कारण पूरी तरह अदृश्य हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था, वह वापस नहीं लौट सका। उसकी त्वचा, उसकी आंखें, उसकी पहचान सब लुप्त हो गए। वह बस एक आवाज बनकर रह गया। गुफा में बैठकर उसने एक शीशे की बोतल में कुछ मिलाया। एक हल्का धुआं उठा और उसने खुद से कहा, अब मेरी बारी है। दुनिया ने मुझे भुला दिया, मैं दुनिया को दिखाऊंगा। मैं अदृश्य हूं, लेकिन असहाय नहीं। उसने एक नक्शा खोला। धुंधपुर, फिर उसके बगल का कस्बा, कालीघाट, और फिर दिल्ली। रणधीर नाथ, अब मैं आ रहा हूं तुझे तेरा सच्चा चेहरा दिखाने। कालीघाट एक छोटा लेकिन भागता दौड़ता कस्बा, जहां मंदिर की घंटियों और बाजार की आवाजों के बीच किसी अदृश्य व्यक्ति के लिए छिपना आसान था, या शायद सबसे मुश्किल। डॉ विवेक ने अपना चेहरा फिर से ढका। लंबा कोट, गहरे काले दस्ताने, मोटा चश्मा और चेहरे पर पट्टियां। लेकिन इस बार उसका चलना अलग था, सीधा, तेज और लक्ष्य की ओर झुका हुआ। उसे याद आया, अनुराधा, उसकी सबसे करीबी साथी वैज्ञानिक। वह कभी उसके हर प्रयोग की सहभागी थी और शायद उसके दिल के सबसे पास भी। अगर कोई मुझे समझ सकता है तो वही है, विवेक ने सोचा। उसने एक पुराने पते की और रुक किया, कालीघाट विज्ञान केंद्र, जहां अनुराधा अब रिसर्च हेड थी। शाम के वक्त अनुराधा लैब से बाहर निकल रही थी कि एक लंबा आदमी सामने आ गया। माफ कीजिए, क्या आप अनुराधा हैं? वह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। हाँ, आप कौन? मैं एक भूला हुआ अध्याय हूं। अनुराधा ठिठक गई, फिर आवाज पहचान गई। विवेक, ये कैसे हो सकता है? उसने चश्मा उतारा, चेहरे की पट्टियां थोड़ी हटाईं, और अनुराधा चीख पड़ी, हे भगवान, तुम अब भी जीवित हो? अनुराधा उसे अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया। विवेक ने सब बताया, रणधीर का धोखा, अदृश्यता का अभिशाप, और अब उसका लक्ष्य। अनुराधा की आंखें भर आईं। मैंने बहुत खोजा तुम्हें, लेकिन मुझे लगा तुम मर चुके हो। मैं मरा नहीं हूं, अनुराधा, लेकिन अब मैं जो कर रहा हूं वो सबकी भलाई के लिए नहीं, बस मेरे बदले के लिए है। अनुराधा कांप गई। नहीं विवेक, ये रास्ता खतरनाक है। रणधीर अब बहुत ताकतवर है। उसने तुम्हारी तकनीक को हथियार बना लिया है। जानता हूं, और अब मैं वही हथियार बनकर लौटूंगा, लेकिन उसके खिलाफ। इसी बातचीत के बीच विवेक को कुछ अजीब जानकारी मिली। अनुराधा ने धीरे से कहा, रणधीर अब तुम्हारे पुराने फॉर्मूले को नई सुपरसेना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो सैनिक अदृश्य हो सके और हत्या करके भी पकड़ में न आए। विवेक का खून खौल उठा। तो अब यह सिर्फ मेरा बदला नहीं रहा, अब यह इंसानियत की लड़ाई है। कालीघाट से बाहर एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना था एक आधुनिक भवन। बाहर से दिखने में शांत, लेकिन भीतर से सुरक्षा का घेरा इतना कड़ा जैसे कोई युद्ध का अड्डा हो। यही था रण टेक इंडस्ट्रीज, रणधीर नाथ की निजी प्रयोगशाला। विवेक और अनुराधा दोनों अब एक प्लान के साथ आगे बढ़े। अनुराधा ने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल कर वहां की आंतरिक सुरक्षा जानकारी हासिल की थी। सिर्फ तीसरी मंजिल पर ही असली लैब है, वहीं तुम्हारी खोई हुई दुनिया कैद है, अनुराधा ने कहा। या फिर वही दुनिया अब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है, विवेक ने उत्तर दिया। रात 1 से 45 बजे दोनों एक ब्लैकआउट वैन से इमारत के पिछले हिस्से की दीवार तक पहुंचे। विवेक अदृश्य हो गया। अनुराधा ने सिक्योरिटी को व्यस्त रखा और वहीं से वायरलेस कमांड सिस्टम हैक किया। अंदर की दीवारों के बीच विवेक चुपचाप घुसा, जैसे हवा की परछाई। सुरक्षा कैमरे, लेजर स्कैन, तापमान सेंसर, सबको मात दी। अंत में वह पहुंचा कमरा संख्या 306। भारी दरवाजा, दोबारा लॉकिंग सिस्टम और एक चेतावनी, खतरनाक जैविक तत्व, केवल अधिकृत वैज्ञानिकों के लिए। विवेक ने चुपचाप एक कोड डाला, वही कोड जो उसने वर्षों पहले डिजाइन किया था। दरवाजा खुला और भीतर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के भीतर था एक कांच का टैंक, और उस टैंक के अंदर तैर रहा था एक मानव आकृति, लेकिन अधूरी। उसके हाथों की उंगलियां पारदर्शी थीं,
उसका चेहरा आधा बना था और उसकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही थीं। ये क्या है? विवेक ने फुसफुसाया। एक स्क्रीन चमकी। प्रयोग द VM01 VM विवेक मॉड्यूल। अनुराधा वायरलेस से बोली। विवेक, वो पहला क्लोन है। रणधीर ने तुम्हारे DNA और फॉर्मूले से नया जीव बनाया है, लेकिन उसका शरीर स्थिर नहीं हो पाया। वो अधूरा रह गया। विवेक का दिल कांप गया। मतलब उसने मुझे नहीं, मेरे जैसे और बनाने शुरू कर दिए हैं? हाँ, और ये बस शुरुआत है। तभी दरवाजा खुला। सामने था रणधीर नाथ, सफेद कोट, बर्फ सी ठंडी मुस्कान और आंखों में घमंड। विवेक, मेरे पुराने दोस्त, तुम आए। मुझे पता था तुमने मेरे सपने को नरक बना दिया। अब क्या चाहते हो? मेरी परछाई भी चुरा लो? विवेक की आवाज कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, क्रोध से। रणधीर हंसा। मैंने तुम्हारी तकनीक को हथियार बना दिया है। सरकारें अब मुझसे डील कर रही हैं, और ये अधूरा नमूना नहीं, अगला युद्ध है। और इंसानियत, विवेक गर्जा, बेच दी, बहुत महंगी कीमत पर। विवेक ने टैंक की ओर देखा। उस अधूरे अदृश्य प्राणी की आंखें भी अब उसे देख रही थीं। शायद वो मदद मांग रहा था, या फिर समझ रहा था कि उसका निर्माता सामने खड़ा है। रणधीर और विवेक के बीच कमरा 306 की घुटन भरी हवा में झर घुल चुका था। रणधीर की आंखों में तिरस्कार था। तुम सिर्फ प्रयोगशाला के पन्ने थे, विवेक, और मैं उस किताब का लेखक हूं जो अब इतिहास रचेगा। विवेक ने एक बटन दबाया। अपने कोट की जेब में लगे माइक्रो डिस्चार्ज डिवाइस से एक हल्का विद्युत झटका रणधीर की ओर भेजा। रणधीर झटके से पीछे गिरा, और उसी समय कांच के टैंक का तापमान असंतुलित हो गया। बीप बीप बीप। सिस्टम अस्थिर, जैविक संयंत्र विफल। टैंक की मोटी दीवारें दरारें छोड़ने लगीं। अंदर का वह अधूरा अदृश्य प्राणी अब अपनी आखिरी नींद से जाग चुका था। विवेक ने अनुराधा को वायरलेस में चिल्लाया। अनुराधा, तुरंत बाहर निकलो। यहां से निकलना अब जिंदगी का सवाल है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कच कच कचाक, कांच फूटा और टैंक का सारा जैविक तरल फर्श पर फैल गया। उस अधूरे प्राणी ने आंखें खोली, मगर वे आंखें नहीं थीं, वो शून्य था। एक अदृश्य राक्षस जो जानता था कि वह क्या नहीं है, और इसलिए अब वह सब कुछ बनना चाहता था। रणधीर उठ चुका था। तुमने सब बर्बाद कर दिया विवेक। ये जीव अब सिर्फ अधूरा क्लोन नहीं, एक मौत है जो न दिखेगी न रुकेगी। अचानक एक सुरक्षा गार्ड अंदर आया। सर, इमरजेंसी अलार्म। पक। कुछ दिखा नहीं, लेकिन गार्ड की गर्दन मुड़ी और वह नीचे गिर गया। वो बाहर आ गया है। विवेक फुसफुसाया। अनुराधा लैब के कॉरिडोर में दौड़ती हुई विवेक तक पहुंची। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। टैंक की तरल गैसों ने रसायन के साथ मिलकर विस्फोट को न्योता दिया था। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। हमें निकलना होगा, लेकिन वो अब यहीं कहीं है और हमें देख रहा है बिना देखे। रणधीर ने एक पिस्तौल निकाली। तुम दोनों को बाहर नहीं जाने दूंगा। ये सब मेरी क्रांति का हिस्सा था। क्रांति नहीं रणधीर, ये विनाश है, और अब ये तुम्हें सबसे पहले निगलेगा। विवेक गिरजा। इसी बीच फर्श में कंपन होने लगा। आग पास आती गई। क्लोन ने मशीनों को उखाड़ फेंका और उसकी अदृश्य परछाई दीवारों पर दिखने लगी। एक अधूरी देह जो अपनी पूरी पहचान की तलाश में तड़प रही थी। विवेक ने अंतिम स्विच दबाया। संपूर्ण इमारत का ब्रेकडाउन अलार्म T21 बूम। पूरा लैब हिल गया। मशीनें टूट पड़ीं और उस धुएं, आग और चीत्कार के बीच 3 परछाइयां एक साथ भागती दिखीं। रणधीर जान बचाकर भागता हुआ विवेक और अनुराधा एक अंधेरे दरवाजे से बाहर निकलते, और वह एक अदृश्य शक्ति अब स्वतंत्र। प्रयोगशाला जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन उस राख में एक अदृश्य राक्षस छुपा है जो अधूरा है मगर अब आजाद। विवेक नीचे बैठा धुएं से भरी सांसें लेते हुए बोला, मैंने उसे बनाया नहीं था, मगर अब मुझे ही उसे रोकना होगा। अनुराधा ने पूछा, लेकिन वो अब है कहाँ? विवेक ने शून्य की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, यहीं हमारे बीच।